वेलकम गाइस, जीएलडीएन ह्यूमैनिटीज में आपका स्वागत है। अभी तक जीएलडी शिक्षालय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पढ़ा रहा था, पीसीएस, एसएससी और आईबी, जिसमें बहुत सारे सिलेक्शन हमने आईबी में दिए हैं अभी। लेकिन अब हम 9 से लेकर 12 की जो एसएसटी है उसमें भी उतर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं कि सर ऑनलाइन थोड़ा सा हमारे लिए भी कुछ कर दीजिए। तो जीएलडी नाइट्सियन द्वारा ये जीएलडी ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं 9 से लेकर 12 तक, ये सारा हम पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पढ़ाने वाले हैं। पढ़ते तो सारे लोग हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपको 95% मार्क्स आसानी से मिल जाए। सारे बच्चे वही किताब पढ़ते हैं लेकिन कुछ का नंबर 90 से अबव आ जाता है और बहुत सारे लोग कम नंबर ही पाते हैं। तो हम उसको देखने वाले हैं। खास कर ये वैसे तो हिंदी मीडियम के लिए, बट आप दोनों मीडियम्स के लोग इसको देख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है एसएसटी में 95% मार्क कैसे लाएं। अब एसएसटी का मतलब चाहे वो 9th की हो, 10th की हो, 11th की हो या 12th की हो, हम सारे प्रोसेस पे बात करने वाले हैं। इसमें लिखा है जीएलडी शिक्षालय का हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, चाहे वो सीबीएसई माध्यम हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी की बुक्स ही चलती हैं। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसे हमको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है अभी मैं सारा आपको वन बाय वन डिटेल से बताता हूं। उसके बाद हमें नोट्स रेडी करना है, उसके बाद हमें पीवाईक्यू देखना है, उसके बाद हमें आंसर राइटिंग करना है और उसके बाद हमें टेस्ट देना है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है 95% मार्क्स लाने का, बट इसे यूज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, पीवाईक्यू कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है और टेस्ट कैसे देना है, इंपॉर्टेंट ये है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल किताब है उसे पढ़ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन उसमें से है उसका उत्तर लिख ले रहे हैं, फिर लास्ट में एग्जाम देने जाते हैं, पेपर देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसा पेपर है। और उनको एक पूरा प्रोसेस, एक पूरा टैक्टिक्स नहीं पता होता है और इस कारण से सब कुछ जानते हुए भी उनका नंबर 60 से 70% पे रुक जाता है। तो हम आज यही बात करने वाले हैं कि इस फार्मूले का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी बुक्स कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, पीवाईक्यू 5 साल का या कितने साल का देखना है, आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है। आंसर राइटिंग के तरीके हैं, शॉर्ट आंसर लिखने का अलग, लॉन्ग आंसर लिखने का अलग, और टेस्ट कैसे देना है, जिसमें हम बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे, जिसका एक बड़ा वेटेज होता है बोर्ड एग्जाम में। आइए समझते हैं। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट जो है, पहले हम आपको एनसीईआरटी के बारे में बताते हैं। रूल नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी, और इसमें क्या लिखा हुआ है रूल नंबर फर्स्ट में, एनसीईआरटी बराबर किंग। किंग का मतलब क्या है कि एनसीईआरटी ही वो माध्यम है जिससे आप लगभग 50% रिजल्ट कवर कर लेंगे। ये आपका 50% कवर कर देगी, लेकिन मैंने आपको बताया है हमें 95% तक जाना है। बुक पढ़कर आप यहां तक तो नंबर ला सकते हैं। तो एनसीईआरटी का वेटेज कितना हो गया, 50%, यानी बुक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट कैसे पढ़ना पड़ेगा, कई लोग जो यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ाते हैं, बच्चे केवल उन्हें देखते हैं तो वो पूरा कवर नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका एक प्रॉपर नोट्स होता है, वो पूरी बुक को कवर नहीं करता है। जैसे यहां लिखा है लाइन बाय लाइन रीडिंग। ये क्या है सर, जब आप एनसीईआरटी की, मान लीजिए आपने हड़प्पा सभ्यता उठाया और आपने उसको किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया। अब उसमें उन्होंने मोटी मोटी चीज बता दी कि हड़प्पा में क्या है, भवन निर्माण कैसे है, नालियां कैसी हैं, लेकिन उसमें मार्शल भी हैं, उसमें व्हीलर भी हैं, उसमें डेल्स भी हैं। तो इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है, इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, वन बाई वन लाइन अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ी है तो आप 95% वाले ग्रुप में तो शामिल नहीं हो पाएंगे। हाँ, यूट्यूब के किसी एक चैनल से पढ़ के आप नंबर ले आएंगे ठीक ठाक, लेकिन मैंने जो टारगेट दिया है वो है 95%। तो वहां पहुंचने के लिए देखिए अभी जुलाई स्टार्ट हुई है और आपके पास पूरा टाइम है। फरवरी मार्च में आपका पेपर होता है। अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे क्लास 12th की, अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th में हिस्ट्री में 3 बुक्स हैं जिसमें 4-4 चैप्टर, यानी 12 चैप्टर टोटल हैं। तो ऐसे ही पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, तो इसको पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप आराम से अगर पढ़ना चाहें तो एक ही दिन में या 2 दिन में एक चैप्टर आसानी से कवर कर सकते हैं। तो पहला क्या करना है आपको, यह आपका काम है। ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। 25 पेज की, 26 पेज की एक चैप्टर है, तो 25 पेज कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पे वन बाय वन नहीं पढ़ाएगा। अगर वो पढ़ाता भी है तो आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है पहला, कि लाइन बाय लाइन रीडिंग एक एक लाइन की होनी चाहिए। साथ में जो बुक्स में साइड साइड में स्लाइड्स दिए होते हैं अलग अलग कलर में, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उसको छोड़ते हैं
तो ना केवल बोर्ड एग्जाम में बल्कि अगर आप फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे तो आपके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला काम हो गया लाइन बाय लाइन रीडिंग करना, जो आपको करना है, ये ना मैं कराऊंगा ना कोई और कराएगा, ये खुद करना है। दूसरा काम क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट, ये काम तो हम भी करेंगे, लेकिन अगर आप अपने बुक में ये खुद करते हैं तो ये ज्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कि सारी इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे करना है आपको पढ़ाई के लिए, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दें बुक में। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सर? अगर कोई डेटा है तो हाईलाइट कर दें, कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो उसे हाईलाइट कर दें, अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसे हाईलाइट कर दें, कोई महत्वपूर्ण खोज है, रिसर्च है तो उसे हाईलाइट कर दें। यानी हर वो पॉइंट जो एग्जाम बेस से इंपॉर्टेंट है उस पूरे पैराग्राफ में उसको हाईलाइट करते चलें। इससे आपको रिवीजन में तकलीफ नहीं आएगी, साथ ही वो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपके दिमाग में बना रहेगा तो आंसर राइटिंग करने में तकलीफ नहीं आएगी। तीसरा है चैप्टर समरी बनाना। ये क्या है, अब देखना ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको ही एनसीईआरटी से करना है, बाकी काम यूट्यूब पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं मैं तो खुद ही करने वाला हूं आपके लिए बहुत सारा काम। लेकिन आपको काम इसलिए दिया जा रहा है कि अगर आप खुद इंटरेस्ट लेंगे हमारे साथ मिलकर तो 95 तक पहुंचेंगे, पास तो ऐसे भी हो जाएंगे ठीक ठाक नंबर से। चैप्टर समरी क्या होता है सर, अब बताइए। 25 पेज का चैप्टर जब एग्जाम आ जाएगा तो एक चैप्टर 25 पेज का है। अब आप 12 चैप्टर जोड़ो हिस्ट्री के, कितने पेज हो गए? क्या आप उसको रिवीजन कर पाएंगे 2-3 दिन में? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है समरी बनाना। समरी कैसे बनाएंगे? समरी को हम एक स्टोरी की तरह लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता है तो हम उसको पूरे बुक की हेडिंग से नहीं पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुई, किसने की, क्या रोल है किसी अन्य रिसर्चर का, अन्य खोजकर्ता का उसमें, हड़प्पा की मुख्य बातें शॉर्ट में बिल्कुल, ठीक है, हड़प्पा का समापन, हड़प्पा में क्या चीजें मिली। इससे 1 से 2 पेज या 3 पेज में हाईएस्ट आपका नोट्स हो जाना चाहिए। मतलब समरी 25 पेज का नहीं होगा, नहीं तो फिर समरी बनाने से फायदा क्या है। तो समरी होना चाहिए 2 से 3 पेज में, हड़प्पा को आपको खत्म करना है। अगर आपको यह काम नहीं आता है तो यह काम हम आपको यूट्यूब पे करके दे देंगे। अब इससे कितना कवर हो जाएगा? 50% रिजल्ट इसी से कवर हो जाएगा। क्या सर इससे 95 नहीं आएगा? नहीं आएगा। 95 लाने के लिए कुछ और काम करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम जो है वो पढ़ने का नहीं है, लिखने का है। समझ गए? बुक पढ़ना अलग चीज है और एग्जाम में नंबर लाना बिल्कुल अलग चीज है। दोनों का अपना अलग अलग मैनेजमेंट होता है, उसी मैनेजमेंट को हम समझने वाले हैं। तीसरी बात अगर हम करें तो यहां रूल नंबर 2 है हमारा, जिसमें लिखा है नोट्स बराबर पावर। ये जो है नोट्स है ये आपको पावर देता है। पार्ले जी पावर सप्लाई, मेलोडी टॉफी खाइए। मेलोडी से याद आया ना, इटली की पीएम को दिया था मोदी जी ने, मेलोनी को। तो ये वही पावर है जिसको खा के आपको पावर मिलेगा। क्या है इसमें? शॉर्ट नोट्स। अभी मैंने बताया जो आप समरी बनाते हैं वो 1 से 2 पेज में बनाएंगे। ऐसे ही जो आपका नोट्स होगा ये भी बिल्कुल शॉर्ट बनेगा। नोट्स में क्या चीजें होनी चाहिए? फैक्ट होना चाहिए जिसको हम डेटा कहते हैं, यानी तथ्य, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। दूसरा क्या होना चाहिए सर? मैंने बताया इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। तीसरा क्या होनी चाहिए? विशेष काम जो भी हुए हैं। मान लो आपने हड़प्पा की बात की है तो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें विशेष हैं, ठीक है, वो आपका होना चाहिए नोट्स में। नोट्स भी मैं आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल ये तो आपको बता रहा हूं कि अगर आप बनाते हैं तो अच्छा, नहीं तो ये काम हम करेंगे। इससे फायदा कितना होगा वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। फिर है माइंड मैप्स और है 1 पेज रिवीजन। ये क्या करेंगे आप? ये चीजें मैं आपको सारा प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें शॉर्ट नोट्स होंगे, माइंड मैप्स होंगे और 1 पेज रिवीजन। ये आपके वेटेज को 70% कम कर देगा। इसका मतलब क्या है सर? अगर आपके पास हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स है, माइंड मैप है और 1 पेज रिवीजन का क्विक डेटा है, तो इससे क्या होगा, जो रिवीजन आप एग्जाम में करते हैं ना, कि आप रिवीजन करने गए, पूरा बुक उठाए, पढ़ रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, ओ माय गॉड एग्जाम नजदीक आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। बहुत सारे बच्चे टेंशन में रहते हैं और उस टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, वो अच्छी आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। अगर ये चीज आपके पास उपलब्ध है तो आपका जो रिवीजन टाइम है वो 70% कम हो जाएगा। एग्जाम में आपके ऊपर भार नहीं पड़ेगा और बाकी सब्जेक्ट पर भी आप फोकस कर पाएंगे। मैं यहाँ स्पेशली एसएसटी अभी पढ़ाने वाला हूँ 9 to 12। बाकी सब्जेक्ट अभी हम देखेंगे जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का चैनल ठीक चल रहा है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, आप अच्छे नंबर लाने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तभी हम करेंगे। हैं जफाएं करो तुम वफा हम करेंगे। तो ये बातचीत हो गई। तीसरा अगर हम देखें
रूल नंबर 3, ये है PYQ। इसको हम वेपन्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, कितने साल का PYQ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते ही नहीं है। उन्होंने किताब पढ़ लिया, हाँ हड़प्पा मुझे आता है, उसको जॉन मार्शल ने खोजा था, दयाराम साहनी ने खोजा था, पढ़ लिया, क्वेश्चन का उत्तर लिख लिया, फिर सीधे एग्जाम में बैठ गए और एग्जाम के क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं उनको इसका अंदाजा ही नहीं है। फिर उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की, ऑब्जेक्टिव में गलती की, शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है नहीं पता है, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं पता ही नहीं है। एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, जिसको हम कहते हैं समालोचनात्मक उत्तर, ऐसा पूछ लिया। क्रिटिकली एनालिसिस पूछ लिया, व्याख्यात्मक विवरण दीजिए पूछ लिया। तो बच्चा वहां पे बैठ के सोच रहा है व्हाई दिस कोला वेरी डी, ये क्या पूछ लिया गया है। और ऐसे सिचुएशन में बच्चा फंस जाता है और फिर उसको जो भी याद है वो छाप देता है वहां फट 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 फट। अगर मैं पूछ रहा हूं आपका परिचय दीजिए, तो आप अपना नाम बताइए, अपने माँ बाप का नाम बताइए, कि पड़ोसी का नाम बताएंगे? नहीं बताएंगे। तो उत्तर में यही गलती होती है। इसलिए हमको जरूरी है पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखना। जो भी सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी आप दे रहे हो, वहां उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के पेपर, क्लास 10 के पेपर किस तरह से बना रही है, कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग, कितने मैप्स, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जब आप 5 साल के क्वेश्चन देखेंगे तब आपको उसका पैटर्न समझ में आएगा। अगर ये काम आप खुद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये काम मैं करवाने वाला हूं। ये सारा काम मैं करवाने वाला हूं, केवल लाइन बाय लाइन में नहीं पढ़ाऊंगा, वो काम आपको अपने बुक से खुद करना है। और तीसरा है इंपॉर्टेंट टॉपिक पहचानो। ये कैसे पहचानेंगे सर? क्या कोई रोबोट मूवी की तरह हमें बता देगा हाँ ये काम मैं करूंगा? बट अगर 5 साल के क्वेश्चंस आप देखते हैं तो यकीन मानिए, मैं बताऊं या ना बताऊं, खुद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पहचानना सीख जाएंगे। बट ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं तो करूंगा ही। हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं और वहीं से बनते भी हैं। 25 पेज में से जरूरी भी नहीं कि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो पूरा अगर हम एक बुक देखें, मान लीजिए 12th की फर्स्ट बुक देखते हैं एनसीईआरटी, जिसमें 4 चैप्टर हैं, उन 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हमें पता है तो समझ लीजिए एक बड़ा वेटेज आपका खत्म हो जाएगा, जो हम आपको करेंगे इसके द्वारा। यानी अगर आप 5 साल के क्वेश्चन देखते हैं तो पहला काम आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा और दूसरा काम टॉपिक्स पता चल जाएगा। तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में बार बार क्या पढ़ना है और नोट्स में किन चीजों को लिखना है। नहीं तो आप एकदम अंधे शुतुरमुर्ग की तरह दौड़ते रहेंगे और आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। तीसरा है यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा इन चीजों को करने से? एग्जाम में सरप्राइज खत्म। जब आप एग्जाम में जाते हैं, अचानक से क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या पूछ लिया, माई गॉड, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। पढ़े होते हैं आप, बट क्वेश्चन पूछना अलग चीज है और पढ़ना अलग चीज है, और फिर उस क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना। सही उत्तर का मतलब मैंने अभी बताया। अगर वो पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में व्हीलर और डेल्स के विचार बताएं, तो आप हड़प्पा सभ्यता की विशेषता लिख के चले आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। और आप तो सोचेंगे मैंने तो हड़प्पा पढ़ा है, उसकी नालियां बड़ी अच्छी थी, उसके रोड। पूछ क्या रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए आपको ये जानना है कि एग्जाम में सरप्राइज ना हो। ये वो चीजें हैं जो आपके उस सारे सरप्राइज को खत्म कर देंगी, और जब पेपर सामने आएगा ना, हाय हाय हाय, एकदम मोहब्बत से आप कहेंगे ओए होए, मजा आ जाएगा, देखेंगे और कर लेंगे। ठीक है, कोई सरप्राइज नहीं होगा, पेपर एकदम चनाचन, दम दमदमादम, मजा आ जाएगा लिख के। ठीक है, फिर देखिए रूल नंबर 4 हमारा क्या है? आंसर राइटिंग। ये आंसर राइटिंग क्या है सर? मेन काम तो तुम्हें यही करना है ना एग्जाम में। मतलब मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि असली जो काम है वो यही है, यही तो गेम है। पढ़ना गेम नहीं है, नोट्स बनाना भी गेम नहीं है। असली जो गेम है वो धप्पा मारने वाला यहां पर है, आंसर राइटिंग। अगर यही अच्छा नहीं हुआ, वे लास्ट में तो मैं ये भी बताऊंगा कौन से पेन से लिखें, किस तरह से आंसर लिखें, कैसे हेडिंग बनाएं, ये अलग चीज है। ये पूरा मैं एक इसका पूरा प्रॉपर वीडियो बनेगा। बट शॉर्ट में आज मैं बता दे रहा हूं आंसर राइटिंग का रोल क्या है। इसमें 3-4 चीजें होती हैं आंसर राइटिंग करते समय। ऑब्जेक्टिव का अलग होता है, शॉर्ट का अलग होता है, लॉन्ग का अलग होता है। बड़े क्वेश्चन जो है उसमें इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है, पॉइंट वाइज बॉडी बनानी होती है, कीवर्ड्स अंडरलाइन करने होते हैं और फिर लिखना होता है कंक्लूजन, और इसका रिजल्ट आता है मोर मार्क्स। मतलब
एक ही आंसर को दो बच्चे दो तरीके से लिखते हैं। एक बच्चा उसमें प्रॉपर मार्क्स लेके आता है और दूसरा बच्चा कम। जैसे मान लो पूछे कि 1857 की जो क्रांति है, ठीक है, इसके क्या कारण थे, ऐसे पूछ लेगा। क्या कारण थे 1857 की क्रांति के, क्या कारण थे पूछ ले, तो दो तरीका है लिखने का। एक बच्चा आएगा और कहानी लिखना स्टार्ट कर देगा। 1857 की क्रांति भारत की एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। मंगल पांडे ने मेरठ से ठीक है, बैरकपुर छावनी से विद्रोह पर प्रारंभ किया। वो विद्रोह धीरे से दिल्ली पहुंच गई, वहां बहादुर शाह जफर मिले। ऐसे लिखते चले जाओगे, एग्जामिनर देखेगा। अब एग्जामिनर को एक कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है 50 से 60 रुपए। अब बढ़ गया होगा, मोदी जी ने बढ़ा दिए होंगे मोदी जी, तो अच्छी बात है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपको पढ़ने बैठा है। ना वो आपका चेहरा पहचानता है, ना उसका नाम जानता है, कुछ नहीं जानता, रोल नंबर जानता है। उसको कॉपी चेक करने का पैसा मिलना है, आप कौन है उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो कहानी लिखी है ना 1857 की क्रांति की, ऐसे लाइन बाय लाइन, 8 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर पकड़ा के निकल देगा। और आप सोचेंगे कि मैं तो पूरा लिख के चला आया हूं, बड़ा मजा आ गया, रिजल्ट आएगा 60 से 65%। आप नाराज होंगे कि नंबर ही नहीं दिया बोर्ड ने। नहीं, नंबर मिलेगा। तरीका क्या है बड़े क्वेश्चंस का, ये तरीका है। आप पहले इंट्रो दीजिए 1857 की क्रांति की, कि 1857 की क्रांति आज़ादी की, इतिहास की पहले विद्रोह की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जानी जाती है, जिसका प्रारंभ मंगल पांडे द्वारा किया गया। ये हो गया इंट्रोडक्शन। और भी तरीके हैं इंट्रोडक्शन बनाने के, अभी हम जब आंसर राइटिंग सिखाएंगे तो सब बताएंगे। अभी मैं सिर्फ बॉडी समझा रहा हूं, तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब पॉइंट वाइज बॉडी, कारण पूछ रहा है तो आप कारण डालेंगे, राजनैतिक कारण, ठीक है। अब इसमें राजनीतिक कारण में क्या क्या है वो बुलेट पॉइंट्स में डालेंगे, 1 2 3। कैसे, राजनीतिक कारण में क्या हुआ, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने जो डलहौजी थे उन्होंने क्या क्या खत्म किया था, मुख्य कारण वही है। तो राजनीतिक कारण में क्या क्या आ जाएगा, पहला आप डाल सकते हैं कि जो एडॉप्टेड चाइल्ड थे, जिसको क्या कहते हैं हम, गोद लेना, ठीक है, गोद लेना का उत्तराधिकार खत्म कर दिया, एडॉप्टेड चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी। इससे झांसी सहित अन्य रजवाड़े नाराज थे, जिनके पास अपना पुत्र नहीं था, उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। बुलेट पॉइंट्स बन गया, यह राजनीतिक कारण हो गया। दूसरा, पेंशन बंद कर दिया। किसका पेंशन बंद कर दिया, पेशवा बाजीराव का, ठीक है। तो पेंशन बंद करना डालोगे, हेडिंग में एग्जाम्पल डाटा के साथ पेशवा का नाम डाल दोगे। तीसरा, यहां पर किसी और का नाम डाल सकते हो, जैसे राजनीतिक कारण में हो गया कि बहुत सारे जमींदार नाराज थे, ठीक है, उनके अधिकार छीन लिए गए थे। जैसे नवाब, कहां के नवाब, वाजिद अली, कहां के थे, अवध के नवाब। क्या कर दिया था उनके साथ, उनके राज्य को अधिग्रहण कर लिया, ये कह के कि आपके यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये 3 हेडिंग, पहला आपने डाला राजनीतिक कारण, 3 बुलेट पॉइंट लिख दिए। ऐसे दूसरा आप डालोगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है, लोगों की स्थिति नहीं ठीक थी, धर्म में इंटरफेयर कर रहे थे, भारतीय समाज को समझ नहीं पा रहे थे, ऐसे तीसरा डालोगे धार्मिक कारण। चौथा डाल दोगे तत्कालिक कारण, जिसमें एनफील्ड राइफल है। तो ऐसे 4 हेडिंग आपने बनाए और हर हेडिंग के 3-3 बुलेट पॉइंट्स आपने लिख दिए, 3-3 4-4। अब सोचना आप, भले ही 4 पेज लिखने के बजाय आपने 2.5 पेज में खत्म कर दिया हो आंसर, नंबर मिलेगा इस वाले से ज्यादा। पहले वाले ने जो 4 पेज की स्टोरी खड़ी की है उससे ज्यादा नंबर आपको यहां मिल रहा है। कारण क्या है, एग्जामिनर को फायदा है। एग्जामिनर ने देखा इंट्रो, दूर दूर साफ साफ, फिर देखा राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सारे बुलेट पॉइंट्स में लिखे। उसको समझ में आ गया कि लड़का तेज है, इसे सब पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे कॉपी चेक करने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल उसे मेहनत नहीं करनी। उसने देखा, पॉइंट्स देखेगा, वाह क्या बात है, एकदम मजा आ गया भाई साहब। और जहां ये भाई साहब सारा कहानी लिख के 5 नंबर लाए थे, वहां आप इस तरह से लिख के 8 में 7 नंबर ला सकते हो, लास्ट में कंक्लूजन लिख के। कंक्लूजन कैसे लिखना होता है ये सब भी हम बताएंगे। आज सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य ये है कि एक पूरा स्ट्रेटजी क्या होता है नंबर लाने का वो बताने का है। तो ये सब हम बाद में बताएंगे। तो इससे रिजल्ट क्या होता है, सेम नॉलेज दोनों बच्चों को है, इन्हें भी सब पता है, इन्हें भी सब पता है, बट मोर मार्क्स कौन लेके आ रहा है, सेकंड बच्चा, क्योंकि इसको आंसर राइटिंग का तरीका पता है। और इस तरह से आप उस वेटेज पे पहुंचेंगे जो मैंने लिखा था 95%। रूल नंबर 5, वीकली टेस्ट। ये क्यों जरूरी है, इसीलिए
कि जब आप एग्जाम में पहुंचें तो मोहब्बत के साथ लिख पाएं। क्यों भाई साहब? अगर प्रैक्टिस, सोचो कि बिना प्रैक्टिस के कोई काम हो पाता है? दुनिया में कोई भी काम करना हो, आप पढ़ते रहें सीधे पहुंच जाए पेपर में, टेस्ट नहीं देंगे, आपको अपनी औकात नहीं पता चलेगी। और औकात पता करना बहुत जरूरी है, समझ गए? जैसे हम सोचें कि पुलिस का हमने पेपर निकाल दिया, रनिंग करना है, आप प्रैक्टिस ना करें, टेस्ट ना दें रनिंग का, सोचें डायरेक्ट जाऊंगा एक दिन निकाल के चलाऊंगा, निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए जरूरी क्या है? टेस्ट। यही बनाता है आपको सक्सेस 95% फार्मूले में। अब यहां अगर देखें, एवरी संडे टेस्ट आपको देना है, यानी ये काम आपको करना है। वैसे मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी, अगर जीएलडी ने जिम्मेदारी उठाई है तो आप पता कर सकते हैं हमारे जीएलडी चैनल पे जाके, जीएलडी शिक्षालय पे। अभी हमने जल्दी से उसको ह्यूमैनिटीज की हमने जो आईबी के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया था, 10 साल से ज़्यादा लोग तुरंत उसको सब्सक्राइब कर दिए क्योंकि रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अगर इसमें भी आपने इंटरेस्ट दिखाया, जीएलडी चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं आपको उम्मीद से पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि 95% का जो प्रोसेस है ये सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा। बट ये काम अगर आप खुद करते हैं तो और अच्छा है। एवरी संडे टेस्ट, ये खुद देना है। टेस्ट कैसे देना है? जब पीवाई की देख लोगे तब टेस्ट दे पाओगे। टेस्ट पेपर कौन देगा? मैं दूंगा, ठीक है। दूसरा है सेल्फ एनालिसिस। ये जब टेस्ट दोगे ना तो औकात पता चल जाएगी। जैसे आप दौड़ोगे किसी रनिंग में बाकी लोगों के साथ तो औकात पता चल जाएगी। जब मैं ये टेस्ट लूंगा तो आपका अकेले नहीं लूंगा, सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे वो टेस्ट देंगे, और उसमें आपका मार्क्स कितना है ये देखकर आप खुद की एनालिसिस कर सकते हैं कि आप 95% वाले बच्चों में कहां खड़े हैं। नहीं तो खुद को हर क्लास में हर बच्चा समझता है कि मैं ही टॉपर हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, रिजल्ट आता है बेचारा कहीं नहीं रहता है। इसलिए अपनी औकात जानने के लिए ये टेस्ट देना आपको जरूरी रहेगा, जो मैं लूंगा, जिससे आप सेल्फ एनालिसिस कर पाए। और मिस्टेक कॉपी, जो मिस्टेक आपने किया है, जो भी गलतियां आपने की हैं, वो आपको बताया जाएगा, जिससे आप सुधार कर पाएंगे। टॉपर बनना आसान नहीं है अगर आप खाली बैठ के, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, बहुत आसान है। दोनों में अंतर क्या है? आसान नहीं और बहुत आसान है। आसान नहीं है जब आपको स्ट्रेटजी नहीं पता है, लेकिन अगर आपके सामने ऐसा मास्टर खड़ा है जिसको लाला मास्टर कहते हैं, और उसने अगर आपको स्ट्रेटजी बता दी पूरी और समझा दिया अच्छे से ना, तो फिर यही चीज बहुत आसान हो जाती है, टॉपर बनना। रिजल्ट क्या होगा? अब वीक टॉपिक स्ट्रांग बन जाएंगे। जो आपके टॉपिक अभी तक कमजोर थे, नोट्स आपने बनाया, समरी आपने लिखी, फिर भी वो कुछ टॉपिक छूट गए थे, वो इस टेस्ट से कवर हो जाएंगे, और अब आप बन जाएंगे 100% प्योर स्टूडेंट, जो एग्जाम में बैठने के बाद तहलका मचाने वाला है, वाट लगाने वाला है, फाड़ देने वाला है। ऐसा स्टूडेंट आप बन जाएंगे जब ये सारी स्ट्रेटजी आप कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फार्मूला क्या था, पूरा फार्मूला एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमको एनसीईआरटी कवर करनी है, या फर्स्ट रूल है, सीधे आंसर राइटिंग करोगे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे हैं। तो पहला क्या करना है? एनसीईआरटी कवर करनी है। दूसरा क्या करना है? नोट्स मेकिंग करना है। उसके बाद क्या करना है? 5 साल का पीवाईक्यू देखना है सारे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, मैप्स हो। उसके बाद आपको इसको देखने के बाद, माय डियर लिसन वेरी केयरफुली, इसको देखने के बाद आपको तब स्टार्ट करना है आपको आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग ये काम करने के बाद स्टार्ट करना। बहुत लोग क्या किए, पहुंचे 12th में, पढ़े और लिखना स्टार्ट कर दिए, पता ही नहीं है लिखा कैसे जा रहा है, लिख रहे हैं। तो एनसीईआरटी नोट्स पीवाईक्यू 5 साल का आपको करना है, और उसके बाद आंसर राइटिंग करनी है। ये सारा फार्मूला वो है जो आपको यहां पहुंचा देगा एकदम मोहब्बत से, बिना किसी टेंशन के। जीएलडी शिक्षालय में आपका पुनः वेलकम है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं तेजी से इस क्षेत्र में आपको मदद करता रहूं। धन्यवाद।